जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि क्या कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या हमारे तथ्य आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या इतिहास जो पढ़ा जाता है, यानी अतीत का अध्ययन करने को हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही इतिहास की परिभाषा दी थी। तो सिंधु घाटी जो इतिहास है वो 3 चरणों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल और एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि और लेखन का जानकारी थी ही नहीं बिल्कुल, और ना ही उससे परिचित थे ये लोग। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित थे, लेकिन इसको अभी तक की पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक काल में लिपि का भी ज्ञान था, उसको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे इसका कहा जाए पाषाण काल में लोगों को इतिहास लिखने के बारे में जानकारी नहीं थी, और इसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका उदाहरण है हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये सब इन सब के बारे में जानकारी हमें मतलब मिली भी है और इसको पढ़ा भी जा चुका है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी जो सबसे पहले जो मिली थी वो हड़प्पा जो जगह है वहाँ उसकी खुदाई करने से हड़प्पा की जानकारी मिली थी, और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विकास जो है वो हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक की माना जाता है, और ये सबसे पहली जो थी वो शहरी सभ्यता थी। इसका जो सर्वप्रथम जो था इसका विवरण जो दिया था 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था और इसकी जानकारी दी थी। और इसका जो उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण के जो विभाग के जो जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में राखलदास बनर्जी ने किया था। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाओं के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और दक्षिणी सीमा हमारी कहाँ पड़ती है, दामाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में पड़ती है और दक्षिणी सीमा हमारी महाराष्ट्र में पड़ती है। पूर्वी सीमा इसकी पड़ती है आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है वो वहाँ पड़ती है। तो एक बार देखेंगे, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर पड़ती है, दक्षिणी सीमा दा से दहमाबाद, दा से दक्षिणी सीमा। पूर्वी सीमा जो हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है आलमगीरपुर में, और जो हमारी पश्चिमी सीमा पड़ती है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी का सभ्यता का जो आकार था वो हमारा त्रिभुजाकार का था। अगर हमारे स्थान मिला दिए जाते हैं तो ये एक त्रिभुजाकार की एक आकृति बनती है, उसमें स्थित थी। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का आकार अगर पूछा जाता है तो त्रिभुजाकार। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो किस तरीके का था। तो जो सामाजिक जीवन था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के लोग देवी की पूजा करते थे। अभी तक ये नहीं पता चल पाया वो किस देवी की पूजा करते थे वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पर कई ऐसी मूर्तियाँ मिली जिनसे ये पता चलता है कि हमारा जो वहाँ का समाज जो था सिंधु घाटी सभ्यता का था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान वर्ग और योद्धा वर्ग और व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग में बटा हुआ था और श्रमिक वर्ग में बटा था। यहाँ का समाज 4 वर्गों में विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग और व्यापारी एवं शिल्पी जिनको कहा जाता था, जो मतलब आभूषण वगैरह बनाते थे, और एक चौथा हमारा जो कहलाता था वो श्रमिक वर्ग कहलाता था। यहाँ के जो लोग भोजन जो खाते थे वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरीके का भोजन खाते थे। और यहाँ के जो शवाधान प्रणाली थी वो 3 तरीके की थी। पूर्ण शवाधान, इसमें कब्र में दफना दिया जाता था, जो भी मृतक शरीर था उसको कब्र में दफना दिया जाता था। फिर दूसरा होता था इसका आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान में ये कहा जाता था जो मृतक होता था उसका शरीर जो है जंगल में रख दिया जाता था। उसके बाद जो चिड़िया या जो भी जानवर उसको खाते थे, उसके बाद जो हड्डियाँ बच जाती थी उनको दफना दिया जाता था। तीसरा हमारा जो था वो दाह संस्कार था। इसमें क्या थी, शरीर को जलाने की परंपरा थी। ठीक है। तो जो शवाधान प्रणाली थी वो 3 तरीके की थी, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह शवाधान। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो क्यों फेमस था या क्यों चर्चित में जाना जाता है, या क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो सबसे प्राचीनतम जो सुनियोजित एक सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से जो था वो नगर था। यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर ढकी हुई नालियाँ मिली हैं, यानी यहाँ का जो नालियों का व्यवस्था की गई थी वो ढकी नालियाँ रहती थी।
और यहाँ के जो मकान थे वो यहाँ के मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि वैदिक सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि जो लोग कच्चे मकानों में रहते थे और यहाँ के लोग जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो मकानों में 4 से 5 मुख्यतः कमरे थे और एक रसोई घर तथा एक बाथरूम पाया जाता था। और तीसरी एक व्यवस्था थी, यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे, ये पीछे की तरफ खुलते थे, यानी पीछे की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। कहीं कहीं के ऐसे दरवाजे हैं जो एक ही दो मतलब नगर ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर मुख्य दरवाजे की तरफ खुलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो दरवाजे थे वो सड़क के अपोजिट साइड खुलते थे, सामने की तरफ नहीं खुलते थे। और यहाँ की जो सर्वाधिक जो चौड़ी सड़क पाई गई है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। इसकी लगभग जो थी चौड़ाई वो 10 फीट के बराबर में थी, यानी यहाँ की जो सड़क की चौड़ाई है वो 10 फीट पाई गई है। आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल थे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोदा गया था वो हड़प्पा खोदा गया था, जो कि 1921 में खोजा जाता है। आपको 2 सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिर्फ डेट याद करनी, बाकी किसी की डेट याद नहीं करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज जो हड़प्पा की खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और ये इसकी स्थिति है रावी के तट पर स्थित है ये, और ये इस समय जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे और हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि यहाँ पे एक श्रमिक आवास मिला है, एक अन्नागार मिला है, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, इसमें अन्न का स्टोर करते थे वो लोग, और यहाँ पे लकड़ी के ताबूत मिले हैं, और यहाँ पर एक RS-37 नाम का एक कब्रिस्तान पाया गया है। तो हम लोग एक मतलब शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं कि एक श्रमिक जो होता है वो अन्न खाता रहता है और आखिरी में लकड़ी के ताबूत में कब्रिस्तान में चला जाता है। तो आप जिस भी तरीके से याद करना चाहे वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक श्रमिक आवास मिला है और एक अन्नागार मिला है तथा एक लकड़ी का ताबूत मिला है और यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है। हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो 1922 में खोज की गई थी, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ भी कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा, जो कि इसकी स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर पाकिस्तान के जो लरकाना ज़िला है वहाँ के सिंध प्रांत में स्थित है। और यहाँ की जो वस्तुएं मिली हैं यहाँ पे इसकी स्थिति भी पूछी जाती है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में पाया जाता है। तो यहाँ की इसकी जो वस्तुएं हैं वो इसकी पुरोहित आवास मिला है यहाँ पर, और एक अन्नागार मिला है। अन्नागार यहाँ भी मिला है तथा अन्नागार यहाँ भी मिला है, लेकिन यहाँ का अन्नागार बहुत बड़ा था और यहाँ का अन्नागार काफ़ी छोटा है। स्नानागार मिला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको याद कर लीजिएगा। घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांसे की जो बनी मूर्ति है वो भी पाई गई है, और सबसे जो चौड़ी सड़क जो हम लोगों ने पीछे ही देख लिया, जिसकी चौड़ाई जो 10 मीटर के आसपास थी, सबसे चौड़ी सड़क जो पाई गई है वो मोहनजोदड़ो में ही पाई गई है, और शिव जी की मूर्ति भी यहीं से पाई गई है। तो आप एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है, घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, तथा यहाँ पर सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर के आसपास चौड़ाई थी वो मिली है, और शिव जी की एक मूर्ति भी मिली है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला नगर है, हम लोग देखते हैं कि लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, और ये भगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये एक व्यापारिक नगर था, और इसकी खोज जो थी वो SR राव ने की थी। ठीक है, कभी कभी खोजकर्ता के बारे में भी सवाल पूछ लेता है, तो खोजकर्ता भी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन किसकी खोज की है। इसकी प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी, क्या क्या मिला इस जगह पर, उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक मनके बनाने का कारखाना मिला, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, और चावल तथा बाजरे के भी साथ यहीं से मिले थे, और फारस की एक मोहर मिली थी, और यहाँ एक गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला था। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ से नाव जो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो यहीं से मिला था। एकमात्र नगर था जिसके दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी ये सारे नगर जो थे उनके दरवाजे जो मुख्य सड़क के विपरीत मतलब दूसरी तरफ खुलते थे। और यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है इन समाधियों में, और घोड़े की यहाँ पर एक लघु मूर्ति मिली है। तो हम लोग एक बार और देखेंगे क्या क्या यहाँ पे मिला है। यहाँ पे मलके बनाने का कारखाना मिला है, चावल तथा बाजरे के साँच भी यहीं से मिले हैं, फारस की मोहर भी यहीं से मिली है, और गोदीवाड़ा भी यहीं से मिला है। एकमात्र नगर ऐसा था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, और यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ भी इसी नगर में ही मिली हैं। घोड़े की एक लघु मूर्ति भी यहीं पर मिली है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
अगला हम लोग नगर देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में है और यह एक ऐसा नगर था जो किसी भी नदी के किनारे पर नहीं था, लेकिन यह 3 भागों में विभाजित था। इस नगर को 3 भागों में विभाजित था, बाकी 2 ही भागों में विभाजित होते थे। यही एक जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। उन्नत जल प्रबंधन से प्रचलित थे। यहाँ पर ये किसी नदी के किनारे नहीं थे, लेकिन इनको जल प्रबंधन करना इसीलिए आता था कि मतलब नदी पानी को कैसे स्टोर करके रखें। कृत्रिम जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए, वो भी कितने प्राप्त हुए? 16 जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए। 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी यहीं से मिला है। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 10 शिलालेख का अभिलेख जो कहाँ से मिला है वो धौलागिरी से मिला है, धौलावीरा से मिला है। सूचना पट मिला है जो कि पॉलिश युक्त है, पॉलिश चढ़ी हुई सूचना युक्त। तो इस पर हमें लगता है कि कोई नोटिस या कोई महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी जाती थी, वो भी यहीं से मिला है। तो धौलावीरा से हम लोग देखते हैं क्या क्या मिला है कि एक नदी किनारे नहीं था। दूसरा है कि यह 3 नगरों 3 भागों में विभाजित था, उन्नत जल प्रबंधन से प्रचलित थे, और कृत्रिम जलाशय जो यहाँ पे 16 प्राप्त हुए। 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी यहीं से मिला है और सूचना पट भी यहीं से मिला है। अगला है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एक व्यापारिक नगरी थी जहाँ पर लगभग महिलाओं को यूज़ करने वाले सामान बनाए जाते थे तथा बेचे जाते थे। तो यहाँ ये चहुंदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत में स्थित है। वस्तुएं यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है यहीं पर, और बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता मिला है जो कि ईंट पर बना हुआ है। और हमारी लिपस्टिक मिली हैं यहीं से, और वक्राकार ईंटें भी यहीं से मिली हैं। यह एक ऐसा मात्र नगर था जो दुर्ग रहित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो दुर्ग रहित है? वो चहुंदड़ो है। अलंकृत हाथी के भी साक्ष्य यहीं से मिला है। तो चहुंदड़ो जो है वो वहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी यहीं मिला है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो अलंकृत बनाया गया है वो ईंट पर बनाया गया है। लिपस्टिक भी यहीं से मिले हैं, वक्राकार ईंटें भी चहुंदड़ो से मिले हैं, तथा एक अलंकृत हाथी भी यही चहुंदड़ो से मिला है। नगर है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसकी स्थिति जो राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद ने की थी। और कालीबंगा में जो हमें जो चीज़ें मिली हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। बाकी सब जगह पक्की ईंटों के मकान थे, और यहीं कालीबंगा में ही कच्ची ईंटों के मकान थे। ठीक है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और भूकंप के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। खोपड़ी में 6 छेद हैं, इसका मतलब यहाँ पे शैल चिकित्सा के बारे में सब लोग जानते थे। तो यानी यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं, भूकंप के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, और खोपड़ी में 6 छेद यानी शैल चिकित्सा के बारे में भी जानकारी यहीं से मिलती है। अगला स्थान है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में है। ठीक है, ये 1969 में खोजा गया था। ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता का जो नवीनतम खोजें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देके पढ़ लीजिएगा कि राखीगढ़ी से नवीनतम खोजों के अकॉर्डिंग सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, अगला स्थान हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और हम लोग इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर बर्तन पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी की आकृतियाँ देखने को मिली हैं, और यह सबसे पूर्वी नगर है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, तो वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी पर किनारे स्थित है। अगला स्थान है सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे एक बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला नगर है रंगपुर, जो कि ये भी गुजरात में है। यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा काल से पहले की जानकारी और हड़प्पा काल के बाद के से कुछ साक्ष्य जो मिले हैं यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से। अगला स्थान है कि मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर एक बुर्जहोम के साक्ष्य मिले हैं, यानी बर्फ़ में खोद करके नीचे मकान बने या नीचे रहने की जगह बनी है, उसको बुर्जहोम कहते थे। और यहीं पर मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफनाया मिला है, क्योंकि इसकी समाधियाँ यहीं से प्राप्त हुई है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, मांडा से बुर्जहोम और समाधियों में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। गुजरात के रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, और पाग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल का भी यहीं से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, और आलमगीरपुर हमारा सबसे पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। और हम लोग राखीगढ़ी का देखेंगे कि नवीनतम खोजों के आधार पर यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और कालीबंगा का हम लोग देखेंगे, इसका मतलब होता है काली चूड़िया, राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ी में नगर है,
ज़िला है वहाँ पर, और ये गगन नदी पर है। अमलानंद ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं और जूते हुए खेत मिले हुए हैं। भूकंप के पिशाच यहीं पर मिले हैं और यहीं से शल्य चिकित्सा की भी जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। आगे कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो मोहरें जो मिली हैं वो सबसे ज़्यादा उन पर एक श्रृंगी बैल बना हुआ है, उसकी मोहरें पाई गई हैं। और दूसरे स्थान पर एक कुबड़ वाला बैल है, उसकी मोहरें सबसे ज़्यादा पाई गई हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रृंगी बैल की पाई गई हैं, दूसरा जो हमारा कुबड़ वाला बैल की मोहरें पाई गई हैं। गाय और शेर के साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं, कि ये ऐसा ही कहते थे कि मतलब वहाँ के लोग गाय और शेर के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है और यहाँ के लोग तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी रखते थे। यानी तांबा, कांसा और स्वर्ण और चांदी की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर चुके थे। यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे, इसीलिए यहाँ के लोग कांसा के बारे में जानते थे, इसीलिए इस युग को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पशुपति शिव की पूजा भी करते थे और कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास का उत्पादन हुआ था। इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और एक योगी की मूर्ति पाई गई है या चित्र बना हुआ है, जिसके दाईं ओर बाघ और हाथी हैं और बाईं ओर हमारा गैंडा और भैंसा पाया जाता है। भैंसा का चित्र बना हुआ है। जो योगी का चित्र पाया गया उसके सर पर त्रिशूल जैसा एक आभूषण बना हुआ है और मीठे के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे और व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या लेना। माता देवी की पूजा करते थे, उपासना करते थे और यहाँ के लोग मकान तथा सड़क बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे, यानी सीधी लाइन में बनाते थे। इनकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी तथा ये लोग तलवार से अपरिचित थे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी युद्ध नहीं हुए थे, इसीलिए सबसे शांत युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसको। आग में जो पकी हुई ईंटें थी उनको टेराकोटा कहते थे, मिट्टी थी उस पर टेराकोटा कहते थे। उन